Hello, dear students. Again, welcome in ChemPipe. So, in the series of chapter-wise solution of JEE Main Session 1 2025, आज हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी क्वेश्चन JEE Main Session 1 में आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 22 Jan शिफ्ट 1. ईजी काइंड ऑफ ईजी क्वेश्चन था. रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2 of helium ion is given as A naught. Okay. No. ये पूछा है is given as what. ठीक बात है, is given as what. ये पूछा है भाई अपन से. A naught radius of first stationary orbit. मतलब आपको for n equals to 1 for the hydrogen atom जो R दिया गया है 1 दिया गया है, A naught दिया गया है. हम जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड. तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं आर एच अपॉन आर एच ई इक्वल्स टू एन एच अपॉन एन एच ई स्क्वायर इंटू जेड एच ई अपॉन जेड हाइड्रोजन. ओके. तो आर एच हमें दिया गया है ए नॉट, आर एच ई हमें निकालना है, एन एच हमें दिया गया है 1, एन एच ई दिया गया है 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, स्क्वायर इंटू जेड जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा हीलियम का, इसका एक हो जाएगा. तो ए नॉट अपॉन आर एच ई जो होने वाला है हमारा 1/4 एंड 2 1/2. ओके. तो आर एच ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2A नॉट. ओके. सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर अ 2px एंड 2py ट्रांजिशन. ओके. एंड सेकेंड है 2px एंड 2py degenerated orbitals in the light of above statement. चूज़ द करेक्ट आंसर. देखिए अब इसमें थोड़ा सा डिलेमा है क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर जो लाइन हो जाएगी ना इसमें भी लाइन मिलेगी. लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज कोई चर्चा नहीं की गई है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. तो यहाँ मतलब इन दोनों ट्रांजिशन में कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलेगी क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे पास डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं. तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा लेकिन ये गलत रहेगा. हाँ, लेकिन अगर यहीं पर एक और चर्चा की जाती इन मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि जीमान और स्टार के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती. लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं की गई इसलिए ये दोनों जो होते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं और कोई भी यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन देखने को नहीं मिलेगी. ओके. सो ऑप्शन विल बी सेकंड. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड इज करेक्ट. ओके. तो ये एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बोल दूंगा मैं, मतलब ना तो इजी ना टफ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है. हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट लैम्डा 900 नैनोमीटर विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सूटेबल फॉर दिस. ठीक बात है. अब ये जो नज़र आ रहा है ना ये नज़र आ रहा है IR रीजन. ठीक बात है. अब लाइमन की बात करें तो लाइमन जो रीजन आ जाएगा UV रीजन आ जाएगा. इसको गलत बोल देते हैं या फिर ऐसा बोल देते हैं कि इन्फाइनाइट टू 1 जो होगी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. IR रीजन मतलब बामर पास्चन ब्रैकेट फंड. इज इट और नॉट. और अगर लाइमन पर तुम आओगे तो लाइमन पे एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, लैम्डा और भी कम हो जाएगी. तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा. बामर की बात करें तो बामर में हमारे पास इन्फाइनाइट टू 2 आ रहा है. इन्फाइनाइट टू 2 आ रहा है इसका मतलब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है. आप ये सोचिए कि अगर 5 से 2 आता है तो विजिबल रीजन में हो जाता है. ठीक बात है. विजिबल रीजन में हो जाता है. विजिबल रीजन से और अगर इन्फाइनाइट टू 2 आएगा तो मतलब एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ जो हो जाएगी ना विजिबल रीजन से भी कम हो जाएगी, मतलब UV में चली जाएगी कहानी. ओके. तो ये भी मुझे ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है UV नज़र आ रहा है. ठीक बात है. इसका विजिबल जो होता है ना वो 3 से 2 4 से 2 5 से 2 एंड 6 से 2 होता है भाई. 7 से 2 भी नहीं होता, वो UV में चला जाता है. ओके. तो अब जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर नज़र आ रहा है मुझे पास्ट थर्ड एंड फोर्थ. अब इसमें भी इन्फाइनाइट टू 3 चेक करते हैं तो 1 लैम्डा अपॉन R इंटू जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इन्फाइनाइट स्क्वायर. R कितना दिया हुआ है 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स. तो 10⁻7 मीटर इनवर्स बोल देता हूँ मैं. ओके.
Z हाइड्रोजन एटम, नाउ दिस इज 9 ओनली, 0। तो लैम्डा जो आएगा हमारे पास 9/10⁷ मीटर। अब नैनोमीटर में पूछा है तो 9/10⁷ इंटू 10⁹ नैनोमीटर। हाँ भैया, तो परफेक्ट आ रहा है 900 नैनोमीटर। ओके, सो ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। क्लियर और नॉट? ओके, कोई ज़रूरत नहीं है आपको चौथा ऑप्शन चेक करने की। बोला जा रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। चेक कर लेते हैं। फॉर अ गिवन शेल टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज गिवन बाय n²। सही बात है। जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन शेल में मैक्सिमम 2n² होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सही बात है कि नहीं है? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल, तो 2n² के लिए कितने ऑर्बिटल? 1/2 इंटू 2n²। n² ऑर्बिटल होने चाहिए भाई। सही बात है, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर एनी सबशेल द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाई -L2 + L। स्पेशियल ओरिएंटेशन की बात जो होती है वो m की होती है। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो किसको दिखाता है? स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3D। ओके, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतने ही अरेंजमेंट होंगे। लेट्स से m की वैल्यू 3 है तो 3 अरेंजमेंट होंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -L2 + L, जिसमें हमारे पास लेट्स से L = 2 फॉर द d ऑर्बिटल। तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी m की -2 2 + 2, मतलब -2 -1 0 1 एंड 2। तो अब इसमें 0 भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये यही चीज़ कह रहा है, फॉर एनी सबशेल द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाई -L2 + L वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेट 2 आर करेक्ट। ये भी एक मतलब टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा मॉडरेट है और थोड़ा सा इजी से ऊपर है। क्लियर और नॉट? अब ये कौन सी कैटेगरी आ गई? हाँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगा और मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा। ओके, मतलब इतना भी टफ नहीं था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बारे में आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन में जो ऑर्बिटल की सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी होती है ना, केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? n पर डिपेंड करती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर n + L पर डिपेंड करती है। ठीक बात है। तो हमारे पास जो यहाँ पर n की वैल्यू 4, जितनी कम n की वैल्यू रहेगी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। जितनी कम n की वैल्यू रहेगी एनर्जी उतनी ही कम रहेगी ऑर्बिटल की। ठीक बात है। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मिनिमम एनर्जी जो रहेगी ये n = 3 वालों की रहेगी। तो B, C एंड D, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शिफ्ट 28th Gen शिफ्ट 1 क्या कह रहा है? अब देखो ये वापस से वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात आ गई, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब बाई 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव द सेम एनर्जी। अब तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? n + L। अब यहाँ पर एक और बात की गई है, सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर स्पेशियल ओरिएंटेशन की बात नहीं होगी, केवल और केवल n + L की बात होगी। तो इसके लिए A के लिए n + L क्या है? 1 + 0 1। B के लिए क्या है? 2 + 0 2। C के लिए क्या है? C के लिए 2 + 1 3। और D के लिए क्या है? 3 + 2 5। E के लिए क्या है? 3 + 2 5। ओके, क्या पूछा है? विल हैव द सेम एनर्जी। तो हमारे पास D एंड E की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 5, दोनों की सेम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ये भी इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक बात है। अब वापस से हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कितने क्वेश्चन पूछ लिए? क्वांटम नंबर्स पे ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं बहुत सारे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? n। ठीक बात है कि नहीं है? तो अब यहाँ पर हम बात करें, करेक्ट ऑर्डर है भाई, करेक्ट ऑर्डर है। n इंक्रीज़ हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ये भी करेक्ट ऑर्डर है। अब ये 2s एंड 2p के लिए n सेम है तो इनकी एनर्जी सेम, 3s 3p के लिए n सेम तो इनकी एनर्जी, ये भी सही है। 1s 2s 2p ये गलत है भाई, ये यहाँ पर गलत है। ओके, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, नाउ 1s 2s 4s 3d, 3 पहले आना चाहिए, 4s बाद में आएगा। ओके, क्लियर। तो हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, नो 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 नो,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाँ नहीं सही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एंड बी। इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट इनकरेक्ट ओके, इनकरेक्ट। तो सी एंड डी विल बी द इनकरेक्ट। क्लियर और नॉट? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर बात हो रही है गिवन बिलो, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट ओके। चलिए नेक्स्ट वी आर मूविंग। देखिए अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है एक्चुअली, अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा मैं मतलब जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है उसको वापस से देखूँ। क्वेश्चन तो सही है, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए केवल और केवल एन पर डिपेंड करती है, तो एन पर डिपेंड करती है तो उसके हिसाब से ये करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या बोल रहे हैं कि एन प्लस एल पर डिपेंड करती है, तो नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। ओके, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा कि ए और बी जो है करेक्ट ऑर्डर है, सी एंड डी आर इन करेक्ट ऑर्डर है, नो डाउट। क्लियर? ओके, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं यही चेक कर रहा था कि मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो सही तो लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, the radii of isoelectronic species increase in the order। हाँ तो सही बात है, क्या ऑर्डर है? Mg+2 Na+ एंड F- O-2। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 12-2 -2 क्योंकि पॉजिटिव 2 चार्ज है, 11-1 9+1 8+2। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? 10-10-10। दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा Mg+2 का, ओके, और सबसे कम होगा जेड इफेक्टिव O-2 का। तो जेड इफेक्टिव इसका सबसे कम होगा तो रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, हम जानते हैं कि यहाँ पर रेडियस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। एकदम करेक्ट ऑर्डर है, Cl की सबसे ज़्यादा होती है F से, और फिर नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A0 इज डिनोटेड एज द बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, देन व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। हम जानते हैं MVR इक्वल्स टू व्हाट? NH/2π। क्लियर और नॉट? ओके, सेकेंड ऑर्बिट, अगर R1 फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो A0 है, तो हम जानते हैं R1/R2 इक्वल्स टू N1² अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दिस इज A0, दिस इज 1 एंड नाउ दिस इज 2, तो व्हाट इज द R2 एक्चुअली? 4A0। क्लियर? नाउ 2πr/n इक्वल्स टू वॉट? H/mv, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो 2π, अब r कितना है हमारे पास? 4A0/n। अब n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पर n मेंशन किया गया है भाई, ये देखिए आप। तो इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं? तो लैम्डा हमारे पास कितना हो गया? 8πA0/n। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके, ईजी क्वेश्चन था ये भी।
ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बिल्कुल भी टफ नहीं पूछा गया है, ऑल क्वेश्चंस वर डूएबल। यहाँ पर देखिए अब देखने में तो ये सब डरावना क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स प्रोवाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ई वर्सेज जेड। तो हमें पता है कि ई ऐसा लिख सकते हैं इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी कोई चर्चा है नहीं तो हम क्या बोलेंगे ई इक्वल्स टू, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको कि अगर z की वैल्यू कुछ भी पुट करो, z की वैल्यू कुछ भी पुट करो, नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, ये पैराबोला नज़र आ रहा है, पैराबोला, ये पैराबोला नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a -4ay, ये पैराबोला नज़र आ रहा है। तो मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, y की वैल्यू जो आनी है वो नेगेटिव ही आनी है, ठीक बात है, y की वैल्यू नेगेटिव ही आनी है। तो मतलब जो पैराबोला होगा आपका y एक्सिस पर नीचे खुलेगा, y एक्सिस पर नीचे खुलेगा, और z की वैल्यू, x की वैल्यू एटॉमिक नंबर है, कभी नेगेटिव की तरफ जा नहीं सकती, तो केवल और केवल ये वाला पार्ट रहेगा। तो हमारे पास ये वाला पार्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट? ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर this is easy question, it was also क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन मैंने गलती से इसमें डाल दिया, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है ना ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 + 1 + x + 6 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +3, यहाँ पर 4 इंटू +1 + x + 6 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, x equals to +2. So this would be Fe +3 and this would be Fe +2. अब Fe जो होता है हमारा वो होता है आर्गन 3d6 4s2। तो Fe +3 क्या हो जाएगा आपके पास, आर्गन 3d5 4s0। 3d5 4s0 का हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे 5। तो मतलब मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 5 × 5 + 2 means √35, just below √35, just below the √36, that is 6, मतलब 5.9 के आसपास, ओके 5.92 इट वुड बी। अब यहाँ पर अगर Fe +2 की बात करेंगे तो Fe +2 जो होगा हमारे पास रह जाएगा 3d6 4s0। 3d6 4s0 मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 5 and 6, क्लियर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो म्यू इक्वल्स टू व्हाट, 4 × 4 + 2 that is √24, just below the √25 that is 5, मतलब 4.9 के आसपास। क्लियर और नॉट? ओके, तो आंसर वुड बी 4 करेक्ट आंसर। ओके, इट वाज आल्सो इजी क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द JEE मेन सेशन 1 2025। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नोट्स में भी लिखवाया जाता है, सही बात है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्रेरी पोजिशन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। सही बात है भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, करेक्ट बात है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजिशन Δx एंड दैट ऑफ मोमेंटम आर इक्वल, तो जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी रहेगी वो इतनी रहेगी। तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग हमारे पास कुछ ऐसा सीन होता है h/4π, ये दोनों जैसे ही बराबर होंगे तो Δx की जगह मैं Δp पुट कर देता हूँ क्योंकि मुझे वेलोसिटी का टर्म लेके आना है। ओके, यहाँ पर m² Δv² h/4π, तो Δv² वुड बी व्हाट, h/π 1/2m², तो Δv क्या हो जाएगा, √h/π इंटू 1/2m। ओके, तो स्टेटमेंट 2 भी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, so this was the complete solution. Total 13 questions were there from the structure of atom chapter. Okay, and this is the complete discussion. Hope you like this, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching Campi. Thank you.